अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज़ आ रही है? कामरान उबैद। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। आवाज़ आ रही है दोनों को मेरी? जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है उसके कितने फेजेस हैं। और शुरू के 3 फेजेस हमने बड़े डिटेल में डिस्कस किए थे कि पहला फेज़ है हमारा लेक्सिकल एनालाइजर, दूसरा है सिंटैक्स एनालाइजर और तीसरा है सिमेंटिक। तो आज हम लेक्सिकल एनालाइजर को, ऑल्दो के क्लास में स्टार्ट तो पिछली क्लास में कर चुके थे, लेकिन आज इसको थोड़ा सा प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तो बस एक दो लोगों का और इंतज़ार कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के कितने फेजेस होते हैं।
कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन क्यों किया जाता है और कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले क्या करना होता है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली थी कि लेक्सिकल एनालाइजर में बेसिकली क्या होता है, सिंटैक्स एनालाइजर में क्या होता है और सिमेंटिक। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते कि सबसे पहले कंपाइलर कंस्ट्रक्शन के फेज में सोर्स कोड इनपुट जाता है और सोर्स कोड को हमें मशीन कोड में कन्वर्ट करना होता है। ये हमारा टारगेट है, सोर्स कोड इसको मशीन कोड में, सोर्स कोड इन तमाम फेजेस से गुजरते हुए मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा सबसे पहला फेज कौन सा है, वो लेक्सिकल एनालाइजर। अब लेक्सिकल एनालाइजर है तो डिटेल टॉपिक, लेकिन थोड़ा सा जो लोग पिछली क्लास में एब्सेंट थे या थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर बेसिकली आपके कोड को, सोर्स कोड को टोकन्स में कन्वर्ट करता है, आपके सोर्स कोड को टोकन में कन्वर्ट करता है। और टोकन का मतलब यहाँ पर यह है कि जो भी आपका कोड लिखा हुआ है उसके अंदर जो मीनिंगफुल एंटिटीज हैं, जो भी मीनिंगफुल एंटिटीज हैं उनको अलग करके उनके साथ उनकी टाइप को एसोसिएट करना। आज हम ये देखेंगे कि वो जो टारगेट है वो कैसे हो सकता है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा याद कर लें, जो लोग नहीं थे मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और जो लोग थे वो सब ये याद कर लें कि सोर्स कोड को कन्वर्ट करना है मशीन कोड में, और सबसे पहला फेज है लेक्सिकल एनालाइजर। और लेक्सिकल एनालाइजर का मतलब ये होता है कि आपके कोड को टोकन्स में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज मीन बाय टोकन? टोकन का मतलब ये है कि जो भी आपके कोड के अंदर मीनिंगफुल एंटिटीज हैं, जो भी मीनिंगफुल चीज लिखी हुई है उसको अलग करो और उसके बाद उसकी टाइप एसोसिएट कर दो। चाहे वो वेरिएबल है तो वेरिएबल एसोसिएट कर दो, कीवर्ड है तो कीवर्ड एसोसिएट कर दो, कोई बॉडी है तो बॉडी एसोसिएट कर दो, कोई सेमीकोलन है, प्लस है, माइनस है, कोई भी चीज है तो उसके बाद उसकी टाइप एसोसिएट कर दो। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं यहीं से। सपोज कीजिए कि हमें ये कोड दिया हुआ है, तो ये कोड जो दिया हुआ है, अगर इस कोड में हमें टोकन जनरेट करने होंगे तो हम कैसे करेंगे? इफ यू रिमेंबर, हमने पिछली क्लास में ये बात की भी थी कि अगर हमें टोकन जनरेट करने होंगे तो हम कैसे करेंगे, मतलब टोकन्स क्या जनरेट होंगे, अभी कैसे करेंगे वो तो हम बाद में देखेंगे। ये देखें, तो ये इसके पॉसिबल टोकन है कि वाइल जो है वो वाइल ही है, वाइल का टोकन वाइल ही होता है, क्योंकि वाइल एक कीवर्ड है और उसके साथ उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। लेफ्ट पैरेंथेसिस इंडिविजुअल अपनी एंटिटी रखता है, लेफ्ट पैरेंथेसिस की अलग अहमियत है। आईपी जो है यहाँ पर एक आइडेंटिफायर लग रहा है। व्हाट इज मीन बाय आइडेंटिफायर? आपको पिछली क्लास में बताया था कि आइडेंटिफायर अगर मैं यूज करूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, वेरिएबल की। ठीक है, अब मैंने आपसे ये कहा था सबको कि अगर मैं आइडेंटिफायर का वर्ड यूज करूंगा तो बेसिकली मैं यहाँ पर वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आईपी जो है आइडेंटिफायर डिक्लेयर हो गया, ये लेस देन ही रहेगा, और जेड भी आइडेंटिफायर हो गया, राइट पैरेंथेसिस रहेगा, प्लस 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 ही रहेगा, और आईपी जो आइडेंटिफायर हो गया। अब दोबारा से थोड़ा रिकॉल कर रहे हैं तो कुछ चीजें हो सकता है आपके पास दोबारा आए, तो वो रिवाइज इसलिए हो रहा है ताकि थोड़ा सा याद आ जाए। अच्छा, लेक्सिकल एनालाइजर का काम ये होता है कि जो भी आपकी कोड के अंदर चीजें लिखी हुई हैं उनको अलग करके उनके साथ उनकी टाइप एसोसिएट कर दो। वाइल को अलग किया, वाइल के साथ वाइल ही लिख दिया, आईपी को अलग किया उसके बाद आइडेंटिफायर लिख दिया, लेस देन को अलग किया उसके बाद लेस देन ही लिख दिया, एंड सो ऑन। लेक्सिकल एनालाइजर के बाद एक फेज होता है जिसका नाम है सिंटैक्स एनालाइजर। ऑल्दो के वो हम अभी पढ़ नहीं रहे, लेकिन जस्ट उसका काम बता रहे थे कि वो एक पार्स ट्री जनरेट करता है। अगर पार्स ट्री जनरेट हो जाए तो ये जो कोड लिखा हुआ है ये सही है, स्ट्रक्चर इसका सही है। देखें, कोड का स्ट्रक्चर सही होना अलग बात है और कोड के अंदर इंडिविजुअल चीजें सही होना अलग बात है। याद है ना ये बात? अगर फर्ज करें कि मैं 2 दफा यहाँ पर लिख दूं वाइल वाइल, तो जब भी वाइल और वाइल अलग अलग वाइल अपनी अहमियत रखते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन दो वाइल एक साथ नहीं आ सकते। ये कौन बताएगा आपको? कौन सा फेज बताएगा? सिंटैक्स एनालाइजर। ये जो फेज है, ये सेकंड वाला जो फेज है, सिंटैक्स एनालाइजर आपको ये बताता है कि जो कोड का स्ट्रक्चर है वो मीनिंगफुल है या नहीं है। ये अभी हम नहीं पढ़ रहे, ठीक है। मैंने आपको ये एग्जांपल इसलिए दी थी कि अगर इस कोड की भी हम बात करें, हमें क्लियरली दिख रहा है कि इस लाइन के अंदर एरर है कि डू के साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आ रहा, और अगर आ भी रहा है तो फॉर नहीं आ सकता, उसके बाद दो कीवर्ड एक साथ नहीं आ सकते। इस तरीके से ये बात हमें पता है। लेकिन अगर हम ये काम लेक्सिकल एनालाइजर को दें, तो लेक्सिकल एनालाइजर का काम ये है कि साहब वो टोकन जनरेट करता है, वो ये नहीं बताता कि इस कोड का स्ट्रक्चर सही है या गलत है। तो वो देखेगा ये टोकन डू जो है वो डू के बराबर है, वो आराम से इनके टोकन जनरेट कर देगा, वो आराम से इसके टोकन जनरेट कर देगा। वो ये कहेगा कि हाँ यार मैं तो सही टोकन जनरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मुझे तो स्ट्रक्चर से कंसर्न ही नहीं है। उसके लिए तो हर टोकन
इंडिविजुअल अहमियत रखता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? उसके लिए तो हर टोकन इंडिविजुअल अहमियत रखता है, तो वो सबको अलग करके उनके साथ उनकी टाइप को एसोसिएट करके आपको दे देगा। लेकिन अब इस कोड में जो गड़बड़ है, वो गड़बड़ क्या है? वो लेक्सिकल एनालाइजर के बाद सिंटैक्स एनालाइजर बताएगा कि आई एम अनेबल टू ड्रॉ द पास ट्री, आई एम अनेबल टू ड्रॉ द पास ट्री, कि मुझसे पास ट्री नहीं बन रही, इसलिए मुझे लग रहा है कि इस कोड के स्ट्रक्चर में कोई गड़बड़ है। स्ट्रक्चर होता है ना, जैसे वाइल की बॉडी होती है, फंक्शन की डिक्लेरेशन होती है, फॉर का लूप की बॉडी होती है, मेन की बॉडी होती है, हर चीज का स्ट्रक्चर होता है। तो इसी तरीके से डू का भी स्ट्रक्चर है। तो डू का स्ट्रक्चर इस ये नहीं पहचान पा रहा। ये कौन सा फेज है? ये सेकंड फेज है, जो कि क्या कहलाता है? सिंटैक्स एनालाइजर। मैं बार बार ये चीजें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये बातें याद हो जाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पिछली क्लास में आपसे कहा था कि बताइए कि भाई अगर इस लाइन में हमें जनरेट करना हो टोकन्स तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अगेन कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि भाई सर आप स्पेस के ब्याह पे इन चीज़ों को अलग कर लें, आप स्पेस के ब्याह पे इन चीज़ों को अलग कर लें। हमने कहा ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो स्पेस गिवन हो। तो कहीं कहीं ऐसी हो सकती है कि हम प्रॉब्लम में फंस जाएं। तो सॉल्यूशन क्या उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। लेक्सिम क्या होता है? लेक्सिम वो पीस होता है कोड का जो अलग हो रहा है। The piece of the original program from which we made the token is called lexeme. क्लियर है ये बात कि जो ओरिजिनल प्रोग्राम का पीस है जिससे हम टोकन जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या कहलाता है? लेक्सिम। और लेक्सिम के साथ उसकी टाइप एसोसिएट अगर कर दो तो पूरी चीज क्या कहलाती है? टोकन कहलाती है। ये बात क्लियर है? ये पुरानी क्लास की बात हो रही है। ये देखें, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें स्पेस नहीं चाहिए होता, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास नंबर होते हैं, मतलब ये तमाम चीजें हमने देखी थी। फिर हमने कहा था कि भाई बताइए इस कोड के अंदर कितने यूजफुल टोकन है। तो ये पॉसिबिलिटीज थी टोकन की कि ये टोकन हमारे पास बन सकते थे, ये टोकन हमारे पास बन सकते थे। इफ यू रिमेंबर, आप लोगों ने किसी ने 15 बताए थे, किसी ने 10 बताए थे, किसी ने 17 बताए थे। तो ये पॉसिबिलिटीज है। इसकी रिपीटेशन तो हो सकती है, जैसे कि ये आइडेंटिफायर जो है ये के है, ये के है, ये माई एरे भी हो जाएगा और ये प्लस के भी हो जाएगा, ये के हो जाएगा, ये सारी चीजें। तो ये तमाम जो है इंटीजर कांस्टेंट क्या हो जाएगा? जहां जहां नंबर लिखे हुए हैं, 0 भी इंटीजर कांस्टेंट है, 5 भी इंटीजर कांस्टेंट है, एंड सो ऑन। हर वो चीज जो मीनिंगफुल एंटिटी रखती है, एंटिटी जो है मीनिंगफुल होती है, वो क्या होती है? हमारा टोकन बन सकता है। हमारे कोड के अंदर अगर कोई चीज लिखी हुई है और जो कि इंडिविजुअल अहमियत रखता है। अब इस फोर के अंदर अगर हम देखें तो एफ अलग नहीं है, ओ अलग नहीं है, आर अलग नहीं है, एफ ओ आर पूरा है। तो इंडिविजुअल का मतलब ये नहीं है कि एफ अलग हो जाएगा, इस फोर का मतलब पूरा फोर है। क्लियर हो रही है ये बात? जी, ये बात समझ में आ रही है सबके? अब अगेन चॉइस ऑफ टोकन इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई चूज कैसे करेंगे टोकन को? तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जरूरी नहीं है कि बात आ रही है। वाइल का मतलब वाइल ही होता है, ठीक है। अब जो भी कीवर्ड्स हैं उनको अपना टोकन असाइन कर दो। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप वाइल डिक्लेयर करें और वाइल के साथ उसकी टाइप भी वाइल ही लिख दें, तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि वाइल का मतलब क्या है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक से ज्यादा नामों पर एप्लीकेबल होती हैं, लाइक सिंबल, ओ क्या नाम है, आइडेंटिफायर्स जो है, न्यूमेरिक कांस्टेंट, जैसे 1 है वो भी न्यूमेरिक कांस्टेंट है, 2 है वो भी न्यूमेरिक कांस्टेंट है, 1 2 है वो भी न्यूमेरिक कांस्टेंट है, 123 ये भी न्यूमेरिक कांस्टेंट है। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स होंगे कि जो एक से ज्यादा पे वैलिड होंगे, तो उनको एक पूरा ग्रुप असाइन कर दो। जैसे आइडेंटिफायर का ग्रुप अलग असाइन कर दो। आपको पता है ना कि N1 या N2 या नंबर 1 या नंबर 2 या A1 या A2 या कोई भी ऐसा नाम जो आइडेंटिफायर की प्रॉपर्टी पे पूरा उतर सकता है, वो एक से ज्यादा हो सकता है। तो इस पूरे ग्रुप को आप आइडेंटिफायर का नाम दे दो। जैसे यहाँ पर ये देखें, ये के भी आइडेंटिफायर है और माई एरे भी आइडेंटिफायर। इसी तरीके से पीछे हमने देखा था कि ये पीछे पी ये कहाँ गया, आई भी आइडेंटिफायर था। तो आइडेंटिफायर जो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेक्सिम में अंदर आइडेंटिफायर एक से ज्यादा हो सकते हैं।
तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि वो ग्रुप, वो चीजें जो एक से ज्यादा पे वैलिड है उनको आप एक ग्रुप असाइन कर दो। वो न्यूमेरिक कांस्टेंट्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी हो सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे हमें रेलिवेंट होती है, उन्हें निकालना होता है। ये देखें, फोर्ट्रान के अंदर वाइट स्पेस इरेलीवेंट है, तो भाई आप काम कैसे करेंगे कि अगर आप स्पेस पर अलग कर रहे थे? तो ये प्रॉब्लम मैंने आखिर में क्लास में छोड़ी थी, और मैंने आपसे ये कहा था पिछली क्लास में कि आप मुझे ये बताएंगे, कोई सवाल देके गया था मैं आप लोगों को, क्या देके गया था? मैंने आप लोगों से ये कहा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा का यहाँ पर क्या ताल्लुक है। तो और आप लोगों से कहा था इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। तो कोई स्टूडेंट है ऐसा जो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ के लाया कि टोकन्स बनाने के लिए फाइनाइट ऑटोमेटा हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं? थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में जो आपने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़े थे वो हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं? याद किसी ने पढ़ा है? किसी को कुछ याद है? जी, एनीवन आंसर कर दें फटाफट। नहीं पढ़ा तो बता दें, पढ़ा है तो बता दें ताकि हम आगे बढ़ें। पैटर्न मैचिंग, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। चले आगे बढ़ते हैं। देखें, टोकन जो होते हैं वो बेसिकली आपको ये बता रहे होते हैं कि जो लेक्सिम है वो किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब आपने डेफिनेटली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप टोकन इसलिए बनाते हैं कि टोकन गिव्स अ वे टू कैरेक्टराइज लेक्सिम बाय व्हाट इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइड। ठीक है ना, यही बात है। अब कुछ टोकन ऐसे होते हैं कि जो कि सिंगल लेक्सिम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जैसे कि इफ है। इफ जो है, इफ एक ऐसा टोकन है जिसके अंदर सिर्फ एक ही लेक्सिम आ सकता है, वो भी इफ ही होगा। समझ रहे हैं? लेक्सिम वो चीज है जो ओरिजिनल कोड का पीस है जो आपने अलग किया है, और टोकन क्या है जो आप उसको असाइन करेंगे। तो कुछ टोकन ऐसे होते हैं जो कि सिंगल चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। समझ रहे हैं आप ये बात? जैसे इफ जो है या वाइल है, ये सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इफ होगा, वाइल वाइल होगा। ठीक है ना? और कुछ टोकन ऐसे होते हैं कि जो कि एक से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक से ज्यादा लेक्सिम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऑल वेरिएबल्स नेम, जितने भी वेरिएबल्स के नेम है, ये सब एक ग्रुप के अंदर आ जाएंगे जिसका नाम क्या है? आइडेंटिफायर। जितने भी वेरिएबल्स के नेम है ये सब एक ग्रुप में आ जाएंगे जिसका नाम क्या है? आइडेंटिफायर। इसी तरीके से तमाम नंबर एक ग्रुप में आ जाएंगे, उसका नाम आप रख लो इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, स्ट्रिंग्स को रख लो स्ट्रिंग। इस तरीके से ये देखें, कह रहे हैं कि नंबर टोकन रख लें, इंटीजर कांस्टेंट रख लें, एक सेट ऐसा बना दें इनफाइनाइट कि इसके अंदर जो भी आएगा वो ये होगा। इसी तरीके से ये सेट बना दें स्ट्रिंग का, इसी तरीके से ये सेट बना दें वाइल का, वाइल के सेट में सिर्फ वाइल होगा। समझ रहे हैं आप? तो कुछ टोकन ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और कुछ टोकन ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा को कर रहे होते हैं। किसको? लेक्सिम को। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन ये है कि जो हमारे पास स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, फॉर्मल लैंग्वेजेस, वही फाइनाइट थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा जो हमने कोर्स पढ़ा था, तो थोड़ा सा रिवीजन होगा शुरू में। और जरूर रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि वो रिवाइज करवाऊंगा, उसको यहाँ कैसे मैप करना है वो पढ़ेंगे। ठीक है? और हमने याद होगा आपको कि हम लैंग्वेज को कैसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करवाते थे, इफ यू रिमेंबर, ऑटोमेटा के जरिए। और कैसे लैंग्वेज को जनरेट करवाते थे? ग्रामर के जरिए। और कैसे लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते थे? रेगुलर एक्सप्रेशन से। ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए अगर आपने ऑटोमेटा पढ़ा है, और जो कि पढ़ा है आप लोगों ने। तो पहली चीज क्या है कि आप लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाते थे ऑटोमेटा की मदद से। ठीक है? वो ऑटोमेटा कोई सा भी हो, एक्सेप्ट की बात कर रहा हूँ कि आप एक लैंग्वेज का स्ट्रिंग इनपुट देंगे, वो ऑटोमेटा ये बताएगा कि ये स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से बिलोंग करता है या नहीं करता। इसी तरीके से एक लैंग्वेज जनरेट करवाने के लिए आप ग्रामर यूज करते थे, और इसी तरीके से आप एक लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। ये तमाम कॉन्सेप्ट यूज करके हम किसी भी टोकन को जनरेट करवा सकते हैं। सबसे पहली जो चीज है वो क्या है हमारे पास? रेगुलर एक्सप्रेशन। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको ये बात याद हो, थोड़ा सा ये फ्लो याद कर लें ताकि सबसे पहले आप सबसे पहले आपको चाहिए होती है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है? रेगुलर एक्सप्रेशन से आप बनाते हैं एनएफए, फिर आप बनाते हैं डीएफए,
आपका जो टारगेट है ना बेटा वो है डीएफए, मतलब किसी भी लैंग्वेज के लिए आपको डीएफए चाहिए। लेकिन सबसे आसान चीज क्या है लैंग्वेज के लिए? रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख दें तो उसको एनएफए में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, और अगर आप एनएफए बना दें तो आपको पता है एनएफए से डीएफए में कन्वर्जन कितनी आसान है। तो इन दी एंड हमें डीएफए ही चाहिए। इन दी एंड हमें डीएफए क्यों चाहिए? क्योंकि वो डिटर्मिनिस्टिक है और उसमें क्या होता है कि उसके टेबल्स में तमाम चीजें कंप्लीट होती हैं, तो हमें चाहिए डीएफए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन, एनएफए, देन डीएफए। हमें चाहिए रेगुलर एक्सप्रेशन, हमें रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए में कन्वर्ट करना है, और एनएफए से किस में कन्वर्ट करना है? डीएफए में कन्वर्ट करना है। इफ यू रिमेंबर, अगर आपको ये पूरी बात याद हो, ये याद है ये बात। और सबसे आखिर में एक चीज होती है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, ये आपने नहीं पढ़ी हुई। तो ये जो चीज है मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए, ये आपने नहीं पढ़ी हुई। आपको ये तमाम फेजेस करने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आर ई रेगुलर एक्सप्रेशन, उसको आप कन्वर्ट करेंगे एनएफए में, तो एनएफए की प्रॉपर्टीज भी पढ़नी पड़ेंगी, रिवाइज करना पड़ेगा। एनएफए को कन्वर्ट करेंगे डीएफए में, जब डीएफए बन जाएगा तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए क्या है? जब आप एनएफए से डीएफए बनाते हैं या रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए बनाते हैं और एनएफए से डीएफए बनाते हैं, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपके डीएफए में फालतू स्टेट्स आ जाए। तो फालतू स्टेट्स का मतलब है अननेसेसरी स्टेट्स। क्योंकि कन्वर्जन कर रहे हैं तो कन्वर्जन में आप सारी स्टेट्स बनाते हैं, आपके हाथ में नहीं होता। जब डीएफए बन जाता है तो आप उसमें मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए का एल्गोरिथम चलाते हैं, जो कि आपको ये बताता है कि भाई इसके अंदर अगर कोई स्टेट फालतू है तो उसको आप खत्म कर दो। समझ रहे हैं आप? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? कि फर्ज करें एक स्टूडेंट ने बनाया डीएफए 7 स्टेट्स में, एक स्टूडेंट ने बनाया उसी क्वेश्चन का डीएफए 6 स्टेट में, और एक और स्टूडेंट है जो कि बना रहा है 5 में, और सारे डीएफए सही काम कर रहे हैं। ये वाला भी सही काम कर रहा है, ये वाला भी सही काम कर रहा है, और ये वाला भी सही काम कर रहा है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों को मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए के एल्गोरिथम से गुजारेंगे। अगर इसमें कोई फालतू स्टेट्स होगी तो वो मिनिमाइज हो जाएगी, इसमें कोई फालतू स्टेट, तो फर्ज कर लीजिए सबसे बेहतर जो डीएफए है उसमें 5 ही स्टेट्स होती हैं। तो जब इसको इस पे चलाऊंगा तो इसमें 5 ही रहेंगी, लेकिन ये 5 हो जाएंगी और ये 7 से 5 हो जाएंगी। ऑटोमेटिकली एक तरीका है, उसके जरिए आप डीएफए को क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो जब हम ऑटोमेटिक का कोर्स पढ़ लेते तो ये काम सारा हमने बोर्ड पे किया था। अगर जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा था मैं उनकी बात करूं तो ये सारा काम हमने बोर्ड पे किया था। लेकिन अभी चूंकि हम रिवीजन है तो मेरे पास स्लाइड्स में काफी कुछ है, तो हम स्लाइड से देख रहे हैं। कोई सवाल होगा, अगर कोई चीज याद ना हो तो पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल। ठीक है, तो थोड़ा सा ये वही वाली चीज आ रही है जो आप पहले कवर करके आए। देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरी है कि आपके पास वो जो 4-5 रूल्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो अगेन जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको ये सब चीजें याद है कि जब लैंग्वेज पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको बताया जाता है सिंबल क्या होता है, फिर अल्फाबेट, अल्फाबेट सिग्मा होते हैं, इफ यू रिमेंबर। याद है ये बात? देखिए अगर ये डिटेल में बताया जाएगा ना तो ये पूरा एक एक हफ्ते का लेक्चर है, लेकिन ये हम कंपाइलर के कोर्स में पढ़ रहे हैं तो ये रिवीजन की तरह से चलेगा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तरीका दूसरा होगा, वो क्या होगा मैं आपको बता दूंगा। अल्फाबेट क्या होते हैं? सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब ये होता है कि आपकी लैंग्वेज किस चीज पे बनी हुई है। इफ यू रिमेंबर, आपकी लैंग्वेज किस चीज पे बनी हुई है उसका मतलब होता है सिग्मा। आइदर 0-1 पे बनी हुई है, A, B पे बनी हुई है। ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग्स वो होते हैं जो कि सिंबल की मदद से, अल्फाबेट की मदद से बनते हैं, जैसे 0,1 की मदद से बना लो या A, B की मदद से बना लो। तो आपका देखें एक स्ट्रिंग की एग्जांपल दी हुई है ABCB। थोड़ा सा मैं आपको बोर्ड पे जल्दी से कुछ चीजें समझा दूं ताकि ये अच्छा जी कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ बोर्ड पे समझा रहा हूँ ताकि रिवीजन हो जाए। देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा जरूरी है, इसके बगैर लेक्सिकल एनालाइजर समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये बड़ा जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान से याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये वो चीज़ है जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन मुझे पता है कि कुछ लोगों ने एक सेमेस्टर पहले पढ़ा है तो कुछ लोगों ने 2 सेमेस्टर पहले पढ़ा है, तो थोड़ा सा इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, खास तौर पे आपके
लेक्सिकल एनालाइजर के लिए। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज होती है ना, कोई भी लैंग्वेज होती है, मैं फर्स्ट करें रेगुलर लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, तो उस रेगुलर लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक एक्सप्रेशन चाहिए होती है, वो कहलाती है रेगुलर एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, आर ई पी रिप्रेजेंटेशन लिखना। और उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करवाने के लिए आपको एक चीज चाहिए होती है, वो कहलाता है आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा। ये रिप्रेजेंट करते हैं और ये उसको एक्सेप्ट करके बताते हैं। ठीक है, अब फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर भी दो तरह के होते तो तीन तरह के हैं, लेकिन हम दो ही पढ़ रहे हैं। तो एक होता है एनएफए, एक होता है डीएफए। याद आ रही है चीज? जो एनएफए होता है वो कंपैरेटिवली बनाना आसान होता है एज कम्पेयर टू और डीएफए। जो एनएफए होता है उसको आप बनाना आसान होता है एज कम्पेयर टू डीएफए। लेकिन जब आप एनएफए बना देते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका डीएफए डायरेक्ट बनाना बड़ा मुश्किल है, तो उन क्वेश्चंस के लिए हम क्या करते हैं, हम पहले एनएफए बना लेते हैं फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं डीएफए। हम एनएफए बना लेते हैं और उसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, डीएफए में। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर एनएफए बनाना भी मुश्किल है तो आप बना लें रेगुलर एक्सप्रेशन, और रेगुलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर लें एनएफए। तो सबसे आसान चीज क्या होती है, रेगुलर एक्सप्रेशन। सबसे आसान चीज क्या होती है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन वो लिख लें आप, अगर पॉसिबल है, आपको लिखना आ गया है तो। जब रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेंगे तो रेगुलर एक्सप्रेशन से एनएफए बनाना मुश्किल नहीं है, और जब एनएफए बना लेंगे तो उससे डीएफए बनाना मुश्किल नहीं है। एक आखिरी चीज क्या हो गई, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। तो हमारा लेक्सिकल एनालाइजर में जो फ्लो है वो क्या है सर, सबसे पहले आप रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो रिवाइज करेंगे, फिर आप उससे एनएफए बनाना सीखेंगे, फिर उससे आप डीएफए बनाना सीखेंगे, फिर उससे आप, जब ये तीनों चीजें तो हमें देखें थोड़ी बहुत आती भी हैं, याद भी होंगी, जो हमने ऑटोमेटा में पढ़ी। ये हमारा बिल्कुल प्योर नया टॉपिक हो, मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। इज इट क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? ये लेक्सिकल एनालाइजर की सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन। जब रेगुलर एक्सप्रेशन हमें थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उससे एनएफए बनाना सीखेंगे और उससे डीएफए। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो वहां सीखी थी उससे थोड़ी हटके होंगी यहाँ पर। उसका रीजन क्या है कि हम थोड़ा कंपाइलर के पर्सपेक्टिव से चीजों को डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? ये बात समझ में आ गई सबके? जो जिसने एक सेमेस्टर पहले पढ़ा है या एक साल पहले पढ़ा है, उन सबके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। ऑल दो के वरना मैं लेक्चर दे सकता हूँ, आप खुद रिवाइज भी करके आ सकते हैं, लेकिन अच्छा है कि आप क्लास में कर लें। तो अब हम देख रहे हैं सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल करके कि रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली है क्या। और डेफिनेटली अब इतनी ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगा मैं कि वो उसकी पूरी एप्लीकेशन वगैरह। रेगुलर एक्सप्रेशन आपको पता है इसके अंदर चार चीज़ें होती हैं, होती तो तीन ही है। एक होती है R1 प्लस R2, ये कहलाता है रूल यूनियन। इफ यू रिमेंबर, ये रूल कहलाता है यूनियन। याद है ये बात? ये रूल क्या कहलाता है, यूनियन। यूनियन का मतलब ये होता है कि अगर फर्स्ट करें किसी चीज़ की रेगुलर एक्सप्रेशन ये लिखी हुई है A प्लस, तो ए प्लस बी का मतलब ये है कि या तो ए आ सकता है या बी। पॉसिबिलिटीज ये सेट बना रहा हूँ, इसका मतलब है अगर ए प्लस बी की रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से या तो आपको ए मिलेगा या बी मिलेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है ना? इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगेन इसमें भी सिग्मा होता है कि सिग्मा क्या है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब आप कंपाइलर के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो ये सिग्मा हो जाएगा कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड, स्मॉल लेके से स्मॉल जेड, 0 से लेके 9 एंड ऑल स्पेशल कैरेक्टर इफ एप्लीकेबल, तमाम आ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम एबी पे पढ़ रहे हैं। इसी तरीके से इसका दूसरा रूल क्या होता है, वो होता है कॉन्केटेनेशन। इफ यू रिमेंबर, कॉन्केटेनेशन का मतलब क्या था, R1 फॉलोड बाय R2, कॉन्केट कर दिया। अगर मैं लिख दूं ए बी तो इसका मतलब है सिर्फ इसमें ए की स्ट्रिंग है, ए के बाद बी। पोजीशन मैटर करती है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है। लेकिन ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस है, क्योंकि यूनियन का मतलब है और में कोई भी चीज आ सकती है पहले या बाद में। लेकिन जब कॉन्केट करते हैं, जैसे मेरा नाम है उस्मान, तो उस्मान में ये चीज अगर लिखी हुई है तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, या ऐसा नहीं हो सकता, इन दोनों को रिप्लेस कर दूं या इनको रिप्लेस कर दूं या इनको शुरू में कर दूं, कोई भी कहीं नहीं आ सकता, समझ रहे हैं? तो जो चीज जहाँ लिखी हुई होती है कॉन्केटेनेशन में, उसकी मीनिंग वहीं बन रही होती है। तो अगर ए के बाद बी लिखा हुआ है,
अगर ए के बाद बी लिखा हुआ है, अगर ए के बाद बी लिखा हुआ है तो ए के बाद ही लिखा हुआ है। समझ में आ गई ये बात? और एक और चीज थी, वो कहलाती थी क्लोजर। अगर मैं लिख सकूं, यही लिख दूं, आर क्लोजर। आर क्लोजर का मतलब क्या होता था? अगर किसी चीज के बाद क्लोजर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता था जीरो और मोर अक्रेंस ऑफ आर। अगर मैं लिखूं, सॉरी आर मतलब है ए होगी, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो जीरो और मोर नंबर ऑफ टाइम आ सकता है। जब भी कोई चीज जीरो नंबर ऑफ टाइम आती है तो उसकी वजह से हम लिखते हैं एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है कि एक स्ट्रिंग है लेकिन उसकी लेंथ जीरो है, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं ए ए ए ए ए ए एंड सो ऑन। तो दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि ये जिस चीज के ऊपर क्लोजर लिखा हुआ होता है इसका मतलब ये होता है कि ये चीज जीरो और मोर नंबर ऑफ टाइम आ सकती है। जिस चीज के ऊपर भी क्लोजर लिखा हुआ होता है इसका मतलब ये होता है कि ये चीज जीरो और मोर नंबर ऑफ टाइम आ सकती है। ठीक है, जिस चीज के ऊपर भी क्लोजर लिखा हुआ होता है इसका मतलब ये होता है कि ये चीज जीरो और मोर नंबर ऑफ टाइम आ सकती है। तो अगर मैं ये लिखूं ए बी पे होल क्लोजर, तो क्या मतलब है इसका? एप्सिलॉन, क्योंकि ये जीरो नंबर ऑफ टाइम के लिए एप्सिलॉन आ गया। फिर क्या आएगा? क्या क्या बन सकता है इससे? क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, जल्दी बताइए। ए बी एंड ए बी, ठीक है। तो बस यही बताना चाह रहा था मैं कि जो चीज इंपॉर्टेंट थी कि रिपीटेशन का मतलब ये होता है कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो यही चीज है इसके अंदर, ए बी। इसका मतलब ये नहीं है कि ए बी नहीं आएगा, नहीं नहीं किरण, ये गलत है। नल तो मैंने लिख दिया, जीरो मैंने लिख दिया ना। देखिए अगर किसी चीज के ऊपर क्लोजर है तो वहां जीरो लेंथ आ सकती है, और जीरो लेंथ को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर? एप्सिलॉन। देखिए जब ये पैटर्न ऐसे, देखिए दो फर्क है, ये और ये, इन दोनों में फर्क है, इसमें और इसमें फर्क है। ये कह रहा है कि ए बी का पैटर्न रिपीट होगा, ये कह रहा है ए या बी में से कुछ भी रिपीट हो सकता है। दोबारा देख लीजिए, इसका मतलब है ए बी का पैटर्न। जैसे मैं अगर अपना नाम लिख दूं उस्मान, उस्मान क्लोजर, तो मेरा नाम आएगा उस्मान उस्मान, एक दफा उस्मान, फिर दो दफा उस्मान, उस्मान 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 उस्मान, इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर मैं इसमें लिखूं ए प्लस बी, तो इसका मतलब ए या बी का कोई भी कॉम्बिनेशन रिपीट हो सकता है। चाहे 10 दफा ए आए, 5 दफा बी आए, चाहे एक दफा ए, 4 दफा बी, 5 दफा ए आ जाए, कुछ भी आ सकता है इसमें। और का मतलब ये होता है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, कुछ जगहों पे रेगुलर, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले, ताकि थोड़ा सा याद रहे। कुछ जगहों पे रेगुलर एक्सप्रेशन डिफाइन करते हुए ये भी होता है कि आप जो है, एक आध रूल और है जो कि मैं यहाँ बता देता हूँ। एक रूल ये कहलाता है आर प्लस। ये खत्म हो गया ऑलमोस्ट, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि आर प्लस, आर प्लस, आर प्लस बेसिकली होता है वन और मोर अक्रंस ऑफ आर। जब कोई चीज कम से कम एक दफा आएगी तो वह कहलाते हैं वन और मोर अक्रंस ऑफ आर, वन और मोर अक्रंस ऑफ आर। ठीक है, कोई चीज अगर एक दफा कम से कम आएगी तो वो कहलाती है वन और मोर अक्रंस ऑफ आर। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ए पे लगा दूं प्लस, तो ए का जो सेट बनेगा इसमें एप्सिलॉन नहीं होगा, कम से कम एक दफा ये आएगा। क्लियर? जी बिल्कुल ऐसा ही है, एक्सेप्ट जीरो। और अगर मैं बात करूं क्या ये चीज बराबर हो सकती है इन टर्म्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो डेफिनेटली इसका जवाब भी यस है। ठीक है ना? क्या ये चीज बराबर हो सकती है? तो बिल्कुल इसका जवाब है यस। आर प्लस बराबर है आर डॉट आर क्लोजर। इसका मतलब है कम से कम एक आर आएगा, यहाँ पर ये बता रहा है एक आर और उसके बाद जीरो और मोर नंबर ऑफ टाइम्स आर। क्लियर हो रही है ये बात? ये भी समझ में आ रहा है? तो अब ना ये मतलब इसको बहुत कम लोग यूज करते हैं, या मैं बहुत कम यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी प्लस आता है तो मैं ये रूल यूज कर लेता हूँ, आर डॉट आर क्लोजर। क्लियर?
जब भी प्लस वाला कॉन्सेप्ट होता है तो मैं ये वाली चीज यूज कर लेता हूँ, तो 3 ही पे रहता हूँ मैं, ठीक है, 3 लोगों पे रहता हूँ, 3 रूल पे रहता हूँ, ये आर प्लस वाला। और एक और रूल भी है, वो भी यूज होता है कहीं आप कहीं से कोई हेल्प ले रहे हो बुक वगैरह से, तो वही है। इसका मतलब क्या होता है आर क्वेश्चन मार्क का, आर और नथिंग, ठीक है, या तो आर होगा या नहीं, मतलब फर्स्ट कीजिए किसी चीज के बाद लिखा हुआ है ए क्वेश्चन मार्क, उसका मतलब है इसके सेट में होगा एप्सिलॉन और ए, या तो ए या तो कुछ नहीं। क्लियर, कोई रिपीटेशन नहीं है 10 दफा 15 दफा की, एक दफा ही आएगी, या तो आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, आर क्वेश्चन मार्क समझ में आ गया। जी जल्दी बताइए। और ये देखें, इसको भी फिर रिपीट, इसको भी इस तरीके से यूज कर सकते हैं आप ना, आर प्लस एप्सिलॉन, मतलब देखें अगर आप ये चीज है, ये आर की जगह पे आप ए लिख लें जो आपको बनाना है, तो ए प्लस एप्सिलॉन, तो ये चीज ऐसे हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन मार्क यूज कर रहे हो, तो सिर्फ 3 रूल्स पे ही हम सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक है। हम इसको फिर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते कि 14 5 वाली बार बार यूज कर रहे हैं, उन्हीं की मदद से इसको भी डिजाइन कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क को भी और आर प्लस को भी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, ये 5 रूल है। तो सवाल है यहाँ तक? तो अभी जो हमने ये देखा है, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये देखते हैं कि भाई जो हमारे पास ए क्वेश्चन मार्क बेसिकली ये होता है कि जिस चीज के बाद क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ उसका मतलब ये होता है या तो वो चीज आएगी या नहीं, एक दफा आएगी या नहीं आएगी, ए क्वेश्चन मार्क। तो इसका मतलब है अगर अगर ए के बाद क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ तो इसका मतलब ए और नथिंग, इसका मतलब है आप ए को ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते। तो जस्ट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ ए प्लस एप्सिलॉन। अगर आपके पास किसी चीज के बाद ए प्लस एप्सिलॉन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है या तो वो चीज आएगी, फर्स्ट करिए मैं ये लिख रहा हूँ, एक रेगुलर एक्सप्रेशन में आपको ये डिफाइन कर रहा हूँ, बी ए प्लस, सॉरी इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चन मार्क, बी ए क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब है आप इससे जो सेट बना सकते हैं बना सकते हैं बी एंड बी ए। क्यों? क्योंकि बी तो दोनों में आएगा, लेकिन इसमें हमने इस क्वेश्चन मार्क की वजह से कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ बी सिंगल है, और इसमें हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। इज इट क्लियर? सही है। किसी चीज के बाद अगर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो वी हैव अ चॉइस, वी कैन टेक दिस और इग्नोर दिस। सही है। तो ये 5 बेसिक रूल्स हैं, और फिर उसके बाद जो है हम स्पेसिफिक 3 की मदद से दोनों डिजाइन कर लेते हैं आखिरी वाले। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन, अब इसको जब हम देखेंगे ना, हम ये नहीं देखेंगे कि 2 ए आ रहे हैं फिर बी आ रहा है, इस तरीके से नहीं डिजाइन करेंगे। हम ये देखेंगे कंपाइलर के पर्सपेक्टिव से कि किस तरह से प्रैक्टिकल इसका यूज हो सकता है रेगुलर एक्सप्रेशन का। लाइक अगर मुझे ये कहा जाए कि आइडेंटिफायर के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, या मुझे कहा जाए नंबर के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ। समझ रहे हैं आप बात? तो इन चीजों के लिए फिर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना सीखेंगे, तो जो कि हमें समझ में भी आएगा, ठीक है।